सारिश, आपको बताऊं कि जब हम छोटे थे तब घरों पर नानी दादी नाना दादा की मौजूदगी हमारे लिए सुकून का सबब होती थी, बल्कि जरिया माश भी यही हुआ करता था, क्योंकि इन्हीं से हमें खर्ची भी मिलती थी। खुद हमारे पेरेंट्स ने हमें ये तरबियत दी थी कि हम अपने बुजुर्गों से जुनून की हद तक मोहब्बत करते थे। और आज अगर हम देखें, इसका कसूरवार खैर हम भी हैं, क्योंकि हम भी अपनी औलाद को वो तरबियत शायद नहीं दे पा रहे जो हमारे वालिदैन ने हमें दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपके घर में किसी एक भी बुज़ुर्ग की मौजूदगी ऐसी है जैसे किसी अल्लाह के नबी की मौजूदगी हो, क्योंकि बुज़ुर्ग कुछ ना भी करे तो इसके वजूद की ही बरकत इतनी ज़्यादा होती है और इतना इजाफा होता है इससे सहरिश के एक इत्मीनान और सुकून किसी कैफियत नहीं हो जाती। बिल्कुल, आपके माल में इजाफा होता है, पूरा घर परेशानी और मुसीबतों से बचा रहता है। अगर आपके घर वालिदा वालिद नाना नानी दादा दादी किसी भी शक्ल में कोई बुजुर्ग मौजूद है तो ये समझ लीजिए कि आपका घर दुनिया के बेहतरीन और लकी घरों में से एक है। और आज इंटरनेशनल सिटीजन सीनियर सिटीजन डे भी है और इसी मुनासिबत से बात करने के लिए हम इस वक्त ज्वाइन कर चुके मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो हमसे कोई अच्छी बातें करेंगे, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि जो अभी हमने बात की कि पहले वक्तों में जो इम्पोर्टेंस हुआ करती थी दादा दादी नाना नानी की, कि जिनको हम स्पेशली टाइम देते थे, उनके पास बैठते थे, आज हम वही टाइम मोबाइल पे गुजारते हैं, बजाय इसके कि हम उनके पास बैठे उनसे अच्छी बातें सीखें, उनकी कहानियां सुने, उनकी भी दिलजोई हो, हमें भी कुछ सीखने को मिले। अब ये कल्चर खत्म क्यों होता जा रहा है? देखिए, बात ये है कि हर जमाने में ना लोग ये कहते रहे हैं कि ये वाला जमाना बहुत बुरा है, इससे पहले वाला जमाना बहुत अच्छा होता है। वेरी वेल। तो मुझे याद है कि हमारे दादा भी ये कहा करते थे, बड़ा बुरा जमाना आ गया भाई, हमारे जमाने में तो बहुत अच्छा होता था। एक तो हमें ये बहुत गलत फहमी दूर कर देनी चाहिए, और इस सिलसिले में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग हदीस भी है, और वो ये है कि जमाने को बुरा मत कहो, इसलिए कि तुम अपने हिसाब से बेहतरीन जमाने में पैदा किए गए हो। एक तो ये बात है, और दूसरी अहम बात यह है कि ये इस बात को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, ये इसका ताल्लुक तरबियत के साथ है। जिन बच्चों की, जिन घरों के अंदर ये तरबियत हुई है कि उन्होंने वालिदैन का एहतराम करना है, उन्होंने बुजुर्गों को लुक आफ्टर करना है, तो वहां इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मोबाइल हो। लेकिन जिस जगह पर इस बात को प्रायोरिटी नहीं दी गई और उनकी तरबियत नहीं की गई, तो वहां इस किस्म के प्रॉब्लम मौजूद हैं, और ये प्रॉब्लम आज भी हैं, आज से पहले भी थे। लिहाजा इसका हल ये है कि जैसे आप कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, कि इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए और घरों में बच्चों के लिए तरबियत का एक निजाम क्रिएट किया जाए। बिल्कुल निजाम क्रिएट किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, एक चीज जिसको हाईलाइट करना यहाँ पे जरूरी है, हम वेस्ट से इतना ज्यादा इंस्पायर हो चले हैं कि हम चॉकलेट भी वो खाते हैं जो फला मुल्क के अंदर से मामू लेकर आते हैं जी, जब भी वो जाते हैं। तो इतना ज्यादा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है वेस्ट का कि हमारे पास मीडिया पे भी 5th जनरेशन वॉर में भी जो है वो लगभग हमारा कल्चर तो हारते हुए दिखाई दे रहा है। ओल्ड एज होम्स हमने अपने मतलब अगर आप 10 साल पहले की बात करें, एग्जिस्ट नहीं करते थे पाकिस्तान में। अब ये फैशन बन गया है कि इसकी ओपनिंग सेरेमनीज हो रही हैं और लोग अपने बुजुर्गों को वहां छोड़कर भी आ रहे हैं। ये हमें वेस्टर्नाइज कल्चर जो मिल रहा है, हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें कसूरवार हम ही हैं। लेकिन इसका इतना इन्फ्लुएंस क्यों है, इसकी क्या वजह है? देखो बेटा, बात यह है कि बात उसकी चलती है जो ताकतवर होता है। जिस जमाने में पूरी दुनिया के अंदर कल्चर चलता था मुसलमानों का, वो इसलिए चलता था कि वो ताकतवर थे, साइंस उनके हाथ में थी, इजादात उनके हाथ में थी, पावर उनके पास थी। तो दुनिया में जो आपके घर में जो अम्मा काम करती है ना, छोटी बच्ची जो घर में काम करती है, वो देखती होगी गौर से आपकी बेगम साहबा की तरफ और ये सोचती होगी कि मैं वैसा कपड़े पहनाऊंगी जैसे बीबी जी ने कपड़े पहने हैं, जैसे बीबी जी का सूट है ना, किसी दिन मैं वैसा सूट लूंगी। तो इसी तरीके से हमारे लिए ना ये वेस्ट बीबी जी बन गया है, इसलिए कि हमने अपनी तहजीब और अपने कल्चर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। अभी आप ईमानदारी से बताएं, एक ऑफिस के अंदर एक आदमी एक 3 पीस सूट पहन के अंदर आए और अंग्रेजी बोल रहा हो, उसके मुकाबले में एक वैसे मेरे जैसा कोई आम सा आदमी शलवार कमीज पहनी है, थोड़ा खेड़ी पहनी अंदर आएगा, इससे पहले कि वो मुंह से एक लफ्ज निकाले, उसके अंदर आने का हेलो इफेक्ट इतना होगा कि मैनेजर उठ के आके उस 3 सूट वाले को कहेगा, सर हुक्म करे मैं क्या काम करता हूं। इसलिए कि हमने अपनी तहजीब पर मेहनत नहीं की, अपने घरों के अंदर हमने वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं किया। जब अपने घरों में हमने वैल्यू सिस्टम ही वो डेवलप कर दिया जिसमें पैसे की वजह से इंसान बड़ा होता है, तो फिर रिश्ते पीछे रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा सा मैं और भी इसमें ऐड करूंगी। जड़ मेरी नजर में है, आजकल की जो बच्चियां स्पेशली, या फिर उनकी माएँ हैं जो उनकी तरबियत कर रही हैं,
रिश्ता वो देखो कि जिस लड़के के आगे पीछे कोई ना हो, जिसके यहाँ तो माँ बाप ना हो या अकेला रहता हो। एक तो ये वजह भी बहुत बड़ी है कि बच्चियों को घर से ये सीख मिल रही है कि तुमने खिदमत तुम्हें ना ही करनी पड़े तो ज्यादा बेहतर है, और अगर वो मिल जाए तो फिर ये कोशिश होती है कि अलग होना है, साथ नहीं रहना, जी मैं जिम्मेदारी बच्चों की पूरी कर लूँ, यही बड़ी बात है, मुझसे नहीं संभाले जाते, या फिर इन्हें बोलो दूसरे बहन भाइयों के घर जाएं। ये जो एक माइंडसेट है, ये क्यों, हमारा कल्चर तो ये नहीं है, इस्लाम तो मैं ये नहीं सिखाता। देखो बेटा, इसमें ना ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है। इसका जवाब जो है ना हाँ या ना में, यस और नो में नहीं है। एक बात बहुत जरूरी समझने की है, वो ये है कि हमारे दीन के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक लड़का शादी के काबिल हो जाए या एक लड़की शादी के काबिल हो जाए तो उसका शादी में काबिल होने का मयार ये है कि वो इंडिपेंडेंटली लुक आफ्टर कर सकती हो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो कि एक बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट हमारे माशरे में है जो कि इस्लामिक नहीं है। इस्लाम में जॉइंट फैमिली सारे एक उसमें रहें, ये बेसिकली बहुत पसंदीदा काम नहीं है। Exactly. लेकिन अगर एक वालिद बीमार है फिजिकली, फिर तो जाहिर है उसको सपोर्ट के लिए एक बेटा क्या सारे बेटे चाहिए होंगे। उसका भाई भी आ जाए, उसकी फूफी भी आ जाए, वो ठीक है। लेकिन उसूली तौर पर जिस वक्त एक बेटा उसकी शादी की ही उस वक्त जाए जिस वक्त वो इंडिपेंडेंटली एक फैमिली का हेड बनकर एक फैमिली को लुक आफ्टर कर सकता है, और वालिदैन यानी है वो अपने लुक आफ्टर खुद करें। जहां उनको फिजिकल सपोर्ट की जरूरत है वहां औलाद मौजूद हो। एक ये बात। दूसरी बड़ी जरूरी बात यह है कि वेस्ट के बारे में ना बास चीजों को हमें पता होता नहीं है और हम ये कहना शुरू कर देते हैं, देखो जी वहां तो वालिदैन को है वो ओल्ड होम में डाल देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो वालिदैन से मोहब्बत नहीं करते और उनको सजा के तौर पर डाल देते हैं। उस मुआशरे का कल्चर ये है कि जो बच्चा पैदा होता है ना उसको आजादी राय होती है और एक्ट करने की आजादी होती है। 18 साल की उम्र तक वो इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि वालिदैन बहुत खुश होते हैं जब वो कहता है कि अब्बू अब मैं फलां जगह पर शिफ्ट हो रहा हूं क्योंकि मैंने ये वाला कैरियर बनाना है, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। और उसके लिए एक मुआशरे ने एक ऑल्टरनेट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है जिसको ओल्ड होम कहते हैं। ओल्ड होम एक बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन हमारी तहजीब के अंदर अगर हम बच्चों को शुरू से ही हमें प्रायोरिटी हम बता दें, यानी हमारे घर में दादी की क्या प्रायोरिटी है, दादा कहाँ प्लेस होते हैं, माँ कहाँ प्लेस होती है, और घर में अगर बच्चे दादा दादी की का ख्याल नहीं रख रहे ना, तो एक्चुअली अगर आप गौर से देखें तो उनके पेरेंट भी ऐसा नहीं कर रहे होते, तो वो अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल करते हैं। लिहाजा मुख्तसर आखिरी बॉटम लाइन जो इसकी वो ये है, हमें अपने घरों में इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए जिसमें वैल्यूज अहम हो, पैसे की कसरत अहम ना हो। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, वैल्यूज की ही अगर हम बात करें तो आज हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे और घूमने फिरने जाया करते थे, मोहल्लों में घूमा करते थे दोस्तों के साथ, तो जो दोस्तों के दादा दादी होते थे हम उन्हें भी दादा या दादी कहते थे, जो उनके नाना नानी होते थे उन्हें भी हम। और आज बड़े होने के बाद भी अगर कभी मुलाकात हो जाए और कोई हयात मिल जाते हैं तो हम उन्हें उन्हीं नामों से पुकारते हैं जिनसे उनके अपने सगे पोता पोती या नवासा नवासी पुकारा करते थे। तो ये एक कल्चरल वैल्यू की ही बात है जो हमारे माशरे का बड़ा ही खूबसूरत सा जुज हुआ करती थी, पर अब वो मिस हो गया है। हमारी कोताही है, इसमें कोई शक नहीं है। टेक्नोलॉजी को हम अगर कसूरवार ठहरा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी भी तो हम ही लाए ना, हम ही वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ही ने मोबाइल खरीद के बच्चों को दिया है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे। हल डॉक्टर साहब ये चाहेंगे कि इस चीज का हल क्या है कि वो वैल्यूज हम दोबारा, वो खूबसूरती, वो मोहल्ला, वो पड़ोस के अंदर क्या हो रहा है, ये पड़ोसियों के रिश्तेदारों तक का जो है वो हमें पता होता था कि फला का कौन चाचा है, फला का कौन दादा है, ये वैल्यूज हम वापस कैसे ला सकते हैं? देखिए, जब एक इमारत गिरती है ना तो एकदम पूरी दीवार गिर जाती है। अब कहते हैं हम इसको बनाएं कैसे। वो दीवार के गिरने में 15 सेकंड लगे थे, मगर दीवार के बनने में कई महीने लगते हैं। जब वैल्यूज तबाह होती हैं तो वो सडनली तबाह हो सकती हैं, लेकिन जो उनको बनाने के लिए असरे 9 मेहनत करनी पड़ती है। और वो असरे 9 मेहनत में एक बहुत जरूरी बेटा बात याद रखने की है कि मुआशरा जो है वो एक पानी के तालाब की तरह होता है। उसमें अगर आप चाहते हैं कि एक कॉलम पानी का इकट्ठा कर दें, ऐसे ये वाली वैल्यू ले आए कि सब दादा दादी की खिदमत करना शुरू कर दें, तो उसके लिए जितना पानी चाहिए ना उस एक कॉलम को बिल्ड करने के लिए वो 10 बाल्टियां हैं। लेकिन जब आप तालाब में 10 बाल्टियां डालेंगे तो पूरे तालाब की सतह सिर्फ आधा इंच ऊपर होगी। मुआशरे में कभी भी आइसोलेटेड एक अच्छी बात क्रिएट नहीं की जा सकती जब तक मुआशरे की सारा सिस्टम ऊपर ना हो। इसका ताल्लुक हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ भी है।
हमारे जस्टिस सिस्टम के साथ भी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ भी है, हमारे रिलीजियस टीचिंग के सिलसिले में जो हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसके साथ भी है, हमारी इकोनॉमिक स्टेटस के साथ है। तो मुआशरा जब पूरा ऊपर होगा तो फिर ये सारी, अब कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर बड़े खराब हो गए जी, डॉक्टर बड़ा, वकील बड़े खराब हो गए जी, फलाना, तो अकेले डॉक्टरों को ठीक नहीं किया जा सकता, तो ये वाली वैल्यू भी अकेली ठीक नहीं की जा सकती। इसके लिए पूरे मुआशरे के अंदर एक वैल्यू सिस्टम जो ऊपर से ट्रिकल होके आए। सही जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज हमें और अपना वजीर आजम नजर आना चाहिए जो कि इन वैल्यूज को फॉलो करे। सही, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी बेटा। अच्छा एक चीज और भी है डॉक्टर साहब, अक्सर हम कहते हैं ना कि बुजुर्गों के हवाले से स्पेशली कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी आदतें बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती हैं, सम टाइम वो बच्चों वाली खाने वाली चीजें भी मांगते हैं। जाते हैं कि स्लैंग भी यूज होता है। नहीं वो तो खैर 60 होने के बाद वैसे वो है, 60 के जब हो जाते हैं तो कहते हैं सटिया जाना। नहीं तो मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि वो बाजू का हम देखते हैं ना कि बड़े भी कहेंगे जी बच्चे अगर कोई लॉलीपॉप खा रहे हैं तो मुझे भी खिलाओ, तो वाकई आदतें कुछ बच्चों वाली हो जाती हैं, लेकिन हम लोग सम टाइम पेशेंस का मुजाहरा नहीं करते। जो हमारे अंदर बर्दाश्त की कमी है ना, कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें नहीं अच्छा लग रहा और हमें करना भी पड़ रहा है तो हम वो, वैसे तो कहा गया कि उफ तक ना कहो, लेकिन हम सम टाइम उफ भी कह जाते हैं कि भाई क्या मसला है, मेरी प्रॉब्लम्स भी तो देखे ना, कि मैं सुबह दिन भर जॉब करके आऊँ और आके फिर आपके प्रॉब्लम्स देखूं। तो ये जो पेशेंस की कमी है, बर्दाश्त की कमी है, इस पर आप क्या मैसेज देंगे या समझाएंगे, ये किस तरह हमें अपने अंदर पैदा करनी है? देखो बेटा, कुरान की एक आयत है जो कि दुआ भी है, जो अपने वालिदैन के लिए करने की है कि अल्लाहुम्मरहमहुमा कमा रब्बी यानी सगीरा। इसका मतलब है कि ए अल्लाह, तू उन पर उस तरीके से रहम कर जैसे ये मुझ पर रहम करते थे जब मैं छोटा होता था। तो जब ये वाली अवेयरनेस बच्चे को होगी कि मैं भी तो इनके कपड़ों पर पेशाब कर दिया करता था, मैं भी तो फजूल बातें इनके साथ कर दिया करता था, और ये मेरी खातिर मेरी माँ जो है वो गीली साइड पे सोती थी और खुद खुश साइड पे मुझे सुलाती थी। तो इसका ताल्लुक भी इस बात से है कि घर के अंदर वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक मोहब्बत का रिलेशनशिप कैसा डेवलप हुआ है। और मैं चूंकि पेरेंटिंग के ऊपर कुछ काम करता हूं और रिसेंटली मैं आजकल इस पर काम कर रहा हूं कि जो कुरानिक पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो वो जानता है कि क्या है, तो आप हैरान होंगे ये जितने बात आप सवाल पूछ रहे हैं, जितनी बातें कर रहे हैं, इनके बहुत प्रैक्टिकल, मसलन ये जो मैंने आज पढ़ी है, अल्लाहुम्मरहमहुमा कमा रब्बी यानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे वालिदैन पर उसी तरह रहम फरमा जैसे ये मुझ पर रहम करते थे जब मैं छोटा था। तो ये इतनी बड़ी टीचिंग है बच्चों के लिए कि यार तुम्हारे ऊपर भी तो सारे रहम किया जाता था, तुम भी तो बेवकूफियां करते थे, तुम भी तो घर से चोरियां करते थे, तुम भी तो कभी कभी तंग किया, मेहमानों के सामने अजीब करते थे। तो अब अगर फर्ज करें अपनी फिजिकल कंडीशन की वजह से और उनकी फिर बायोलॉजी की वजह से उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की कि वो इस बात को एहसास करें। वहां एक बात और भी बड़ी जरूरी है कि पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ा जरूरी है कि पेरेंटिंग होती है, पता नहीं आपको मेरी मुट्ठी नजर आ रही है, पेरेंटिंग होती है ऐसे, जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो ऐसे मुट्ठी में होता है बिल्कुल, लेकिन जो हर दिन के हिसाब से पेरेंट्स को अपनी मुट्ठी को ऐसे 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 खोल देना चाहिए, और जब बच्चों को भी जो है वो फ्री हैंड देना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त और जामे गुफ्तगू आपने फरमाई डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत की वजह से मजीद जो है वो हम इस पर बात नहीं कर पाएंगे, हमें अगले सेगमेंट में बढ़ना होगा, लेकिन डॉक्टर साहब आपने जितनी भी गुफ्तगू इस पर की है उससे यकीनन इस बात का अंदाजा हो गया है कि माशरे को बदलने के लिए इंसान को खुद अपने अंदर से जो है वो चेंज लाना होगा और हर लिहाज से इस चेंज की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।